एपिसोड 33। वो दोनों ऑफिस में पहुंचकर बैठ गए। जमशेद ने वॉल क्लॉक पर नजर डाली तो रात के 2 बजने वाले थे। वो बहुत थकन महसूस कर रहा था और अब घर जाना चाहता था, जबकि जहादाद डॉक्टर शहनाज की रिहाई के लिए अभी सेक्शन में आना चाहता था और जमशेद को कायल करने की कोशिश कर रहा था। जहादाद, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, हम कोई नुकसान भी उठा सकते हैं। वैसे भी मैं इस वक्त बेहद थकन महसूस कर रहा हूँ और घर जाना चाहता हूँ। इंशाल्लाह कल बंगश के तमाम ठिकानों पर रेड करेंगे। ठीक है, आप मुझसे बेहतर समझते हैं, मगर आपका इस वक्त घर जाना ठीक नहीं है। बंगश के गुंडे आपकी ताक में होंगे। मैं टैक्सी में जाऊंगा। बंगश के गुंडों की नज़र मेरी गाड़ी पर होगी। पर रात के 2 बजे टैक्सी कहाँ से मिलेगी? बेहतर होगा कि आप आज रात। नहीं, मैं भी जाऊंगा। अस्पताल के सामने से टैक्सी मिल जाती है, चंद कदमों का तो फासला है। बस तुम कैदी का ख्याल रखना और इंटरोगेशन रूम के दरवाजे पर तैनात गार्ड्स को चेक करते रहना। अगर उसके साथी दोबारा उसको छुड़ाने के लिए आए तो उसे बिला तरद्दुद गोली मार देना। हमें जो कुछ उससे मालूम करना था वो हम कर चुके हैं। ओके, फिक्र ना करें, मुझसे कोई कोताही नहीं होगी। जमशेद उसे खुदा हाफिज कहता हुआ ऑफिस से बाहर निकल गया। जब वो थाने से निकला तो रात के 2:15 हो रहे थे। करीब एक प्राइवेट अस्पताल था जो रात भर खुला रहता था और वहां से बआसानी टैक्सी वगैरह मिल जाती थी। इस वक्त भी वहां एक खाली टैक्सी मौजूद थी। जमशेद टैक्सी का दरवाजा खोलकर पिछली सीट पर बैठ गया। ड्राइवर ने उससे मंजिल का पता पूछकर इंजन स्टार्ट किया ही था कि अचानक तारीकी से 2 नौजवान नमूदार हुए और दौड़ते हुए टैक्सी के करीब आ गए। उन्होंने फुर्ती से टैक्सी की अकबी खिड़कियां खोली और पलक झपकने की देरी में जमशेद के दाएं बाएं बैठ गए। दूसरे लम्हे 2 रिवॉल्वर जमशेद के पहलुओं में चुभ रहे थे। गाड़ी चलाओ, एक ने हुर्राकर टैक्सी वाले को हुक्म दिया और फिर जमशेद के होस्टर से रिवॉल्वर खींच लिया। जमशेद के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस खारिज हो गया। टैक्सी मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती हुई एक बड़ी शाहरा पर पहुंच गई। उस वक्त गो के रात के 2:30 बज रहे थे, मगर शाहरा पर मुतादिद गाड़ियों की आमदोरफ्त जारी थी। उस तरफ एयरपोर्ट होने की वजह से ये शाहरा शब रोज मसरूफ रहती थी। बड़ी शाहरा से टैक्सी एक सड़क की तरफ घूम गई। एक नौजवान ड्राइवर को बराबर हिदायत दे रहा था। टैक्सी ने अभी थोड़ा ही फासला तय किया था कि सामने पुलिस की एक मोबाइल खड़ी नजर आने लगी। 2 पुलिस वाले सड़क के बीच में खड़े आने जाने वाली गाड़ियों को चेक कर रहे थे। मोबाइल के करीब गाड़ी रोक देना, उनमें से एक ने ड्राइवर से कहा, फिर जमशेद की तरफ देखा। ये पुलिस वाले यकीनन तुम्हें जानते होंगे। हमारी चेकिंग किसी सूरत नहीं होनी चाहिए और ना ही तुमने उन्हें को मखसूस इशारा करने की कोशिश करनी है। अगर कुछ ऐसा हुआ तो हम अपनी जान की परवाह किए बगैर तुम्हें गोली मार देंगे। टैक्सी की रफ्तार कम हुई और फिर वो मोबाइल के करीब पहुंचकर रुक गई। 2 कांस्टेबल राइफलें थामे खड़े थे। मोबाइल का इंचार्ज एक एएसआई था और जमशेद को अच्छी तरह पहचानता था। जमशेद को देखकर वो पहले तो एसआई चौंक सा गया, फिर टैक्सी की खिड़की पर झुकते हुए बोला, सर आप और इस वक्त, वो भी टैक्सी में? खैर तो है? कहाँ? एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। गाड़ी ठीक होने के लिए वर्कशॉप में गई हुई है। दाएं तरफ वाले नौजवान की जेब में रखे रिवॉल्वर की नाल जमशेद के पहलू को चुभ रही थी। ये खामोश वार्निंग थी, सर अगर हमारी मदद की जरूरत हो तो। नो, मैं एक जाती काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, चलो ड्राइवर। टैक्सी झटके से आगे बढ़ गई। जमशेद चाहता तो उस वक्त बड़ी आसानी से एएसआई को इशारा कर सकता था। टैक्सी के दोनों तरफ पुलिस वाले राइफलें ताने खड़े हुए थे। जाहिर है उसके दाएं बाएं बैठे नौजवानों को अपनी जिंदगी भी प्यारी थी। वो उसे शूट करके अपनी जान कभी ना गंवाते। लेकिन जमशेद जानबूझकर अगवा हो रहा था। उसे उम्मीद थी कि जल्द या बदेर वो बंगश और मूसा खान दोनों में से किसी एक तक पहुंच जाएगा। काफी अक्लमंद लगते हो, तुमने तो उन्हें मामले की हवा तक नहीं लगने दी। मुझे अपनी जिंदगी प्यारी है, लेकिन तुम लोग कौन हो और कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? अभी सब मालूम हो जाएगा, थोड़ा सब्र करो। अशरफ, इसकी आंखों पर पट्टी बांध दो। अशरफ नामी नौजवान ने जेब से रुमाल निकालकर जमशेद की आंखों पर पट्टी बांध दी। टैक्सी कुछ दूर जाने के बाद बाएं तरफ मोड़ काटती हुई रेलवे लाइन अबूर कर गई। वो जगह आमतौर पर पुराना फाटक के नाम से मशहूर थी। टैक्सी रोको। टैक्सी रुक गई। तकरीबन 100 मीटर आगे मकानात थे, मगर रेलवे लाइन के करीब जहां टैक्सी रुकी थी वो जगह वीरान थी। नीचे उतरो, उसी नौजवान ने ड्राइवर से कहा, और भाग जाओ। घर जाकर शुक्राने के नवाफिल जरूर अदा करना कि जान बच गई। ड्राइवर उसका हुक्म सुनकर सर पे पांव रखकर भागा और रात की तारीकी में तहलील हो गया। पिछली सीट पर जमशेद के साथ अब एक नौजवान रह गया था। उसका दूसरा साथी स्टीयरिंग संभाल चुका था। टैक्सी आगे बढ़ी और कई मोड़ घूमती हुई कोठी नुमा मकान के सामने पहुंचकर रुक गई। नौजवान ने हॉर्न बजाने के बजाय चंद बार हेडलाइट्स को ऑन ऑफ किया तो कोठी का गेट खुल गया। वो टैक्सी अंदर ले गया। टैक्सी रुकते पिछली सीट पर बैठे नौजवान ने खिड़की खोली और जमशेद का बाजू पकड़कर उसे नीचे उतार दिया। ड्राइविंग सीट वाला भी इस दौरान नीचे आ गया था, जबकि गेट खोलने वाला गेट को बंद करने के बाद उनके करीब पहुंचा। उसके हाथ में रूसी साख्ता एक क्लाशनकोफ थी। तीनों से पकड़कर अंदर ले गए।
ایک جگہ زینے اترتے ہوئے جمشید کو اندازہ ہو گیا کہ اسے کسی تہخانے میں لے جایا جا رہا ہے۔ نیچے پہنچ کر اس کی آنکھوں سے پٹی اتار دی گئی۔ اس کے اندازے کے مطابق وہ تہخانہ ہی تھا، بلکہ اسے عقوبت خانہ کہنا زیادہ مناسب تھا۔ دیواروں کے ساتھ آہنی کڑے اور موٹی موٹی فولادی زنجیریں لٹک رہی تھیں۔ کچھ دیگر اشیاء بھی تھیں جو اذیت رسانی کے کام آتی تھیں۔ ایک آدمی جمشید پر کلاشنکوف تانے کھڑا رہا، جبکہ دوسرا اس کی تلاشی لے رہا تھا، لیکن اس کی جیبوں سے کوئی خاص چیز نہ نکلی۔ تاہم سروس کارڈ اور پیسے وغیرہ انہوں نے اس کی جیبوں میں ہی رہنے دیے۔ اشرف نامی نوجوان کے حکم پر جمشید کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا اور پھر اس کے ہاتھ آہنی کڑوں میں جکڑ دیے گئے۔ اب جمشید کے چہرے پر ہلکے ہلکے خوف کے تاثرات نمودار ہونے لگے تھے۔ اس کا ایک ایک عضو کاٹنا شروع کر دو۔ اشرف کی بے رحم آواز گونجی اور جمشید کے پورے وجود میں خوف کی ایک سرد لہر سرایت کر گئی۔ اس کے دونوں ساتھی آگے بڑھے اور خنجر اٹھانے کے بعد جمشید کے سامنے پہنچ گئے۔ انہوں نے اس کا ایک ایک کان پکڑا، مگر خنجر بلند کرنے سے پہلے انہیں اشرف نے اشارے سے روک دیا۔ رکو، پہلے مجھے اس سے بات کرنے دو، پھر یہ شوق بھی پورا کر لینا۔ سنا ہے بڑا دبدبا ہے تمہارا، بڑے بڑے فن خان کنٹے تمہارا نام سن کر کانپتے ہیں، اور تو اور تمہارے محکمے کے لوگ بھی تمہارے سامنے دم مارنے کی جرات نہیں کرتے۔ لیکن دیکھو ہم تمہیں کس قدر آسانی سے اٹھا لائے۔ میں جان بوجھ کر اغوا ہوں احمق آدمی، ورنہ تم جیسے کل کے لونڈے مجھے یہاں نہیں لا سکتے تھے۔ ویل ڈن بھائی، ویل ڈن، جیسا سنا تھا اس سے بڑھ کے پایا ہے، مگر اب کی دفعہ تم برے پھنسے ہو۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ اشرف نے کلاشنکوف والے کو اشارہ کیا۔ وہ ٹیلی فون اٹھا کر لے آیا۔ صاحب کے پاس لے جاؤ، وہ طنزیہ انداز میں بولا، اور کلاشنکوف والے نے تعمیر کی۔ تم نے ہمارے ایک ساتھی کو پکڑ رکھا ہے، اس کے علاوہ تمہاری وجہ سے ہمارے بہت سارے ساتھی مارے گئے ہیں۔ مرنے والوں کو تو ہم بھول سکتے ہیں، مگر جو زندہ ہے اسے ہم نہیں بھول سکتے۔ اپنے تھانے فون کر کے انہیں ہدایت دو کہ ہمارے ساتھی آصف کو فی الفور رہا کر دیں، ورنہ ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے گٹر میں بہا دیں گے۔ وہ ایسی، اس کا مطلب ہے کہ تھانے پر حملہ بھی تم ہی لوگوں نے کیا تھا، غالباً آصف کو چھڑانے کے لیے، مگر تم لوگوں نے دیکھ لیا کہ پولیس ابھی اتنی بے بس نہیں ہوئی کہ غنڈوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دے۔ بے بس؟ یہ بھی خوب کہا، مگر ہمارے بس کا اندازہ تم اس بات سے لگا سکتے ہو کہ اتنے ہنگامے کے باوجود ہم تمہیں اٹھا کر یہاں لے آئے ہیں۔ خوش فہمی ہے تمہاری۔ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں جان بوجھ کر اغوا ہوا ہوں۔ میں تمہاری ہمت کی داد دیتا ہوں، مگر اب یہ جرات تمہیں مہنگی پڑنے والی ہے۔ میں تمہارا ایک ہاتھ کھلوا دیتا ہوں اور تھانے کا نمبر بھی ڈائل کر دیتا ہوں۔ اپنے عملے سے کہو کہ ہمارے ساتھی کو چھوڑ دیں، ورنہ تمہیں ٹکڑوں کی صورت میں پولیس اسٹیشن پارسل کر دیا جائے گا۔ نہیں، کبھی نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا۔ ایسا نہ کرنے کا انجام جانتے ہو؟ زیادہ سے زیادہ تم مجھے قتل کر دو گے نا؟ بے شک کر دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ نہیں، ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے بلکہ زندہ رکھیں گے، مگر وہ زندگی موت سے بھی بدتر ہوگی۔ تم موت کی دعا مانگو گے، بھیک میں ہم سے موت مانگو گے، لیکن موت پھر بھی نہیں ملے گی۔ میں تمہیں سوچنے کے لیے 3 منٹ کا وقت دیتا ہوں۔ مجھے کسی مہلت کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگوں کو جو کچھ بھی کرنا ہے شروع کرو۔ میں اس کی بات مکمل ہونے سے قبل ہی اشرف نے آگے بڑھ کر اس کے جبڑے پر ایک گھونسا رسید کر دیا۔ جمشید کے منہ سے کرہا نکلی اور اس کا سر دیوار سے جا ٹکرایا۔ تمہاری آہو بکا یہاں سے باہر نہیں جا سکتی، جتنا چیخ سکتے ہو چیخو۔ پھر اس نے جمشید پر گھونسوں کی بارش کر دی۔ وہ منہ ناک دیکھے بغیر اندھا دھند گھونسے پر سارا تھا۔ جمشید نے جبڑے بھینچ لیے، مگر کب تک؟ آخر کار درد کی شدت نے اسے چیخنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے ناک اور ہونٹوں سے خون بہنے لگا، مگر اشرف اس وقت بالکل درندہ بنا ہوا تھا۔ اب کیا کہتے ہو، ہاں یا نہ؟ چند لمحوں بعد اشرف ہاتھ روکتے ہوئے بولا، نہیں۔ جمشید چلایا اور پھر اس کے منہ پر تھوک دیا۔ مار ڈالو مجھے، ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں زندہ بچ گیا نا تو تم سب کو قبر کے اندھیروں کے حوالے کر دوں گا۔ غیر معمولی برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اشرف نے آستین سے چہرہ صاف کیا اور پھر بولا، تم بولو گے ایس پی، میں دیکھتا ہوں تم کب تک برداشت کرتے ہو۔ اس نے آنی کڑوں سے جمشید کے ہاتھ آزاد کیے اور پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسے اوندھے منہ فرش پہ لٹا دیا۔ 2 آدمی اس کے بازوؤں پر چڑھ کے کھڑے ہو گئے، جبکہ اشرف نے اسے بے رحمانہ انداز میں ٹھوکروں پہ رکھ لیا۔ اس کی اکثر ٹھوکریں جمشید کے پہلو میں پڑ رہی تھیں۔ بولو، ہمارے ساتھی کو چھوڑ گیا نہیں؟ یہ بچکانہ حرکتیں کر کے تم کیا سمجھتے ہو کہ ایس پی جمشید خان کو مجبور کر دو گے؟ نہیں، تم جو کر سکتے ہو کرو۔ اشرف نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا تو انہوں نے جمشید کے بازو مضبوطی سے تھام لیے۔ اشرف نے آگے بڑھ کر پلاس اٹھایا اور جمشید کے قریب بیٹھ گیا۔ اب بھی وقت ہے، مان جاؤ، ورنہ درد کی شدت سے تمہاری جان نکل جائے گی۔ کوئی پرواہ نہیں، جان نکل گئی تو شہید کہلاؤں گا، اور اگر زندہ بچ گیا تو تم اور تمہارے ناجائز باپ کتے کی موت مارے جائیں گے۔
تم سے پہلے بھی کئی افسر یہ خواب دیکھتے ہوئے دنیا سے کوچ فرما گئے، اور آج تمہاری باری ہے، تو پھر انتظار کاہے کا ہے؟ میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ تیری موت بہت عبرتناک ہوگی ایس پی، کہ کہہ کر اس نے جمشید کا بایاں ہاتھ پکڑ لیا اور انگوٹھے کا ناخن پلاس میں جکڑ لیا۔ جمشید کا بازو پہلے اس کے ساتھی کی گرفت میں تھا۔ اشرف پلاس کو جھٹکے دینے لگا۔ جمشید ناقابل بیان کرب سے گزرا تھا۔ اشرف کے چہرے پر درندگی کے تاثرات تھے۔ اگرچہ اس کی عمر 25 سال سے کم تھی، مگر وہ بےحد سنگ دل اور شفاق انسان تھا۔ وہ پلاس کو جلاد کی طرح جھٹکے دے رہا تھا۔ درد کی لہریں جمشید کے پورے وجود میں پھیل رہی تھیں، مگر شاید اس نے نہ چیخنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اس کا یہ اطمینان اشرف کے غصے کو مزید بھڑکا رہا تھا۔ اشرف نے آخری جھٹکا دیا اور جمشید کا ناخن جڑ سے اکھڑ گیا۔ ہونٹ بھینچنے کے باوجود اس کے منہ سے ہلکی سی کرہ خارج ہو گئی۔ انگوٹھے سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ جمشید کا ہاتھ رنگین ہو گیا اور خون ہاتھ سے فرش پر ٹپکنے لگا۔ اشرف کے ہاتھ میں اب جمشید کے اسی ہاتھ کی ایک اور انگلی تھی۔ ہاں کر دو ایس پی، ورنہ ایک ایک کر کے سارے ناخن اکھاڑ دوں گا۔ ہاتھوں کے بعد پیروں کی باری آئے گی، پھر خنجر کی نوک سے تیری دونوں آنکھیں نکال دوں گا۔ تیرے ایک ایک اعضا کے ساتھ یہی سلوک کروں گا، اور آخر میں تجھے نامرد بنا کے سڑک پر پھینک دوں گا۔ مجھے معلوم ہے تم ابھی تک کنوارے ہو، اور تمہاری آئندہ نسل کا دار و مدار تم پر ہے۔ تم اگر نامرد بن گئے تو فون لاؤ۔ غیر متوقع طور پر جمشید نے اس کی بات کاٹی تو اشرف کی آنکھیں چمک اٹھی۔ جاؤ جلدی سے فون لے کر آؤ، اشرف نے اپنے ایک ساتھی کو کہا۔ وہ آگے بڑھا اور فون اٹھا کر جمشید کے سامنے رکھ دیا۔ اشرف نے اس کا پکڑا ہوا ہاتھ آزاد کیا۔ جمشید نے تھانے کا نمبر ڈائل کیا اور پھر اشرف سے بولا، تم لوگ مجھ سے ذرا دور چلے جاؤ۔ فون سننے والے کو اگر کسی قسم کا شک ہو گیا تو وہ تمہارے ساتھی کو رہا نہیں کریں گے۔ بات سمجھ میں آنے والی تھی۔ اشرف اپنے دونوں ساتھیوں سمیت ذرا فاصلے پر چلا گیا۔ تیسری بیل پر کسی نے ریسیور اٹھایا۔ اس کے ہیلو کہنے سے قبل ہی جمشید تاکمانہ لہجے میں بولا، میں ایس پی جمشید خان بات کر رہا ہوں۔ جہاداد کہاں ہے؟ وہ تو سر ابھی باہر نکلا ہے۔ حکم کریں سر، میں جہاداد کو بلاؤ فوراً۔ اوکے سر، ذرا ہولڈ کریں۔ ہیڈ محرر کی آواز آئی۔ اشرف اور اس کے دونوں ساتھیوں کی نگاہیں جمشید پر لگی ہوئی تھیں۔ چند لمحوں بعد ریسیور سے جہاداد کی آواز آئی۔ حکم کیجیے جناب، جہاداد بول رہا ہوں۔ قیدی کے سال میں فی الحال تو ٹھیک ٹھاک ہے جناب، مگر آپ اس وقت کہاں سے بول رہے ہیں؟ جمشید نے کنکھیوں سے اشرف کی طرف دیکھا۔ میں آصف کے ساتھیوں کی قید میں ہوں۔ وہ تب تک مجھے نہیں چھوڑیں گے جب تک تم لوگ آصف کو آزاد نہیں کر دیتے۔ حکم کیجیے جناب، کیا کرنا ہے آپ؟ سنو، میں ایس پی جمشید خان تمہیں حکم دیتا ہوں کہ آصف صاحب کو 2 منٹ کے اندر اندر شائن شان طریقے سے آخرت کے سفر میں روانہ کر دو۔ کسی سوال کی گنجائش نہیں ہے، فوراً حکم پر عمل کرو، جمشید نے تاکمانہ انداز میں کہا۔ اشرف اور اس کے دونوں ساتھی متحیر انداز میں جمشید کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ جمشید اپنے ماتحت کو کوئی ایسا حکم دے گا۔ دیکھ لیا تم نے میں نے کس طرح تمہاری مدد سے تمہارے ساتھی کو کتے کی موت مروا ڈالا ہے۔ وہاں وہ کتے کی موت مرنے والا ہے اور یہاں تم میرے ہاتھوں کتے کی موت مرنے لگے ہو۔ اشرف نے ریوالور نکالا اور جمشید پر تان لیا۔ جمشید کا حکم سن کر جہاداد چند لمحے کے لیے تو ہکا بکا رہ گیا۔ پھر فون رکھ کر تیز تیز قدم اٹھاتا وہ انٹروگیشن سیل میں داخل ہوا۔ وہاں اے ایس آئی کامران تھا جو آصف سے سوال جواب میں مصروف تھا۔ کیا بات ہے؟ ایس پی صاحب اس کے ساتھیوں کی قید میں ہیں۔ ابھی میری فون پر ان سے بات ہوئی ہے۔ ان لوگوں نے اسے رہا کرنے کے لیے شاید ایس پی صاحب پر بھی تشدد کیا ہے۔ اور کچھ کہا انہوں نے؟ ہاں، اور انہوں نے کہا کہ اس کا فی الفور انکاؤنٹر کر دیں۔ کیا ایسا کہا ایس پی صاحب نے؟ کامران چونکا۔ آصف متوحش انداز میں ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ اس کے انکاؤنٹر کی بات یوں اطمینان کے ساتھ کر رہے تھے جیسے حالات حاضرہ پر تبصرہ کر رہے ہوں۔ ہاں، یہی کہا انہوں نے، بلکہ یوں سمجھ لیجیے کہ یہ ان کا حتمی فیصلہ ہے۔ انہوں نے مجھے حکمی انداز میں کہا ہے کہ میں فی الفور اس کے فیصلے پر عمل درآمد کروں۔ اوکے، ایس پی صاحب کو آرڈر تو ماننا ہی پڑے گا، لیکن کیا؟ بعد میں کچھ ایسا ویسا ہو گیا تو جواب دہی تمہیں کرنا پڑے گی۔ بے فکر رہو، جو کچھ بھی ہوگا میں اپنے سر لے لوں گا۔ تم لوگ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ مجھے سزا دینے کا اختیار عدالت کے پاس ہے، قانون کا ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کرو، آصف نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ہمیں یہ سب کچھ کرنے پر تمہارے ساتھیوں نے مجبور کیا ہے۔ انہوں نے ایس پی صاحب کو اغوا کر لیا ہے۔ میری بات کراؤ ان سے، وہ رہا کر دیں گے انہیں۔ کیا تم اغوا کاروں کو جانتے ہو؟ نہیں، مگر میں معلوم کر لوں گا۔ کیا خیال ہے کامران صاحب، بات کرا دیں اس کی؟ ہو سکتا ہے وہ لوگ اس کی بات مان لیں۔ ٹھیک ہے، کرا دیتے۔ آصف کے چہرے سے قدرے اطمینان جھلکنے لگا۔ ایس ایچ او اصغر کے زخمی ہونے کی وجہ سے وقتی طور پر اے ایس آئی کامران کو ہی تھانہ انچارج بنا دیا گیا تھا، اور وہ ان آفیسرز میں تھا جو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے زیادہ سوچ بچار نہیں کرتے تھے۔ جو بھی کرنا ہوتا فوراً کر ڈالتے۔ انہوں نے آصف کو سیل سے باہر نکالا اور آفس لے گئے۔
वहाँ फ़ोन मौजूद था। आसिफ ने एक नंबर डायल किया मगर दूसरी तरफ से कनेक्शन मुनक़ता होने का पैगाम मिला। उसने दूसरा नंबर डायल किया। तीसरी बेल पर राब्ता हो गया, लेकिन फ़ोन पिक करने वाले ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। उसने रिसीवर रख दिया और परेशान निगाहों से जहादाद और कामरान को देखने लगा। परेशान क्यों होते हो? जुर्म की दुनिया के यही उसूल होते हैं। वक्त पड़ने पर सगे भाई भी पहचानने से इनकार कर देते हैं। कोई और नंबर रह गया तो वो भी ट्राई कर लो। जहादात ने कहा, मेरे पास 2 ही नंबर थे, वो मैंने ट्राई कर ली है। ठीक है, हम तुम्हें भागने का मौका देते हैं। अगर तुम्हारी रफ्तार गोली से तेज हुई तो जान बच जाएगी, वरना मौत तो कहीं नहीं गई ना। कामरान ने कहा, मुझे मारकर क्या तुम लोग बंगश के इंतकाम से बच जाओगे? वो पूरे थाने की ईंट से ईंट बजा देगा। आदमी पर जब बुरा वक्त आता है तो वो ऐसे उल्टी सीधी हाँकने लगता है। बंगश के पास तेरे जैसे किराए के कातिल कई मौजूद होंगे, तेरी जगह कोई और ले लेगा। उसे मुफ्त में खतरा मोल लेने की क्या जरूरत है? चल भाग, थाने की हदूद के अंदर हम तुझ पे गोली नहीं चलाएंगे। कामरान ने सर्विस रिवॉल्वर निकालते हुए कहा, मैं नहीं भागूंगा, मुझे वापस सेल में ले चलो, यही तुम दोनों के हक में बेहतर होगा। भागो, वरना मैं गोली चला दूंगा। जादाद ने ऑटोमेटिक राइफल सीधे करते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं भागूंगा, तो खुदा के लिए मुझ पर रहम करो। जादाद ने फायर कर दिया। गोली सनसनाती हुई उसके कान के करीब से गुजर गई और वो चिल्लाता हुआ बाहर की तरफ दौड़ा। जादाद और कामरान भी उसके ताक़ुब में बाहर लपके। आसिफ सहन उबूर करता हुआ सदर दरवाजे के नजदीक पहुंच गया। जादाद और कामरान अभी सहन के वस्त में ही थे जब मान सदर दरवाजे के ऐन सामने पहुंचकर एक सफेद रंग की कार लम्हे भर के लिए रुकी और फिजा फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। निशाना आसिफ को बनाया गया था, जो इस वक्त बस सदर दरवाजा क्रॉस करने ही वाला था। बैक वक्त सीने पर 7 गोलियां खाकर आसिफ चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। जादाद और कामरान को मामला समझने में एक लम्हे की देर लगी थी, मगर इस दौरान कार आगे बढ़ चुकी थी। उन दोनों ने पीछे से कार पर फायरिंग की, मगर कुछ हासिल ना हुआ। कार फायरिंग रेंज से बाहर निकल गई थी। वो दोनों भागते हुए आसिफ के पास पहुंच गए, जो जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। अशरफ के चेहरे पर दरिंदगी के तासुरात थे और उसकी कहर आलूद निगाहें जमशेद के चेहरे पर जमी हुई थी। गोली चलाओ, तुम्हारा साथी अब तक जिंदगी की कैद से रिहाई पा चुका होगा। तुम लोगों से गलती हुई, मुझे फोन पर बात नहीं करानी चाहिए थी तुम्हें। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा एसपी। तुमने हमारे साथी की मौत का हुक्म देकर बहुत बुरा किया। मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि। अचानक जमशेद के सामने पड़ा हुआ फोन बजा और अशरफ की बात अधूरी रह गई। उसने एक साथी को इशारा किया तो वो फोन उठाकर ले आया। अशरफ ने रिसीवर उठाकर कान से लगाया। दूसरी तरफ की बात सुनने के बाद वो बोला, 2 मिनट होल्ड करें जनाब। इतना कहकर वो अपने साथियों की तरफ मुतवज्जो हुआ। इसका ख्याल रखना, मैं बॉस की बात सुनकर अभी वापस आता हूँ। अगर ये कोई गलत हरकत करे तो बिला तरद्दुद उसे भून देना। दोनों साथियों ने एक साथ इस बात में सर हिलाया और अशरफ फोन समेत सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। जमशेद का दिमाग तेजी से सोच रहा था। वक्त गुजरता जा रहा था और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। आखिरकार थक हार कर उसने उन दोनों से गैर मुतालिक से सवाल किया, टाइम क्या होगा इस वक्त? टाइम पूछ के क्या करोगे एसपी साहब? अब तो तुम वैसे भी घड़ी भर के मेहमान हो। अभी हमारा साथी वापस आएगा तो तुम्हारा किस्सा खत्म। अचानक एक ख्याल बर्फ के कूंदे की तरह जमशेद के दिमाग में लपका और उसने दोनों हाथों से पेट पकड़कर तड़पना शुरू कर दिया। दोनों क्लाशनकोफ बरदार मुतहैयर अंदाज में उसे तड़पता देख रहे थे। पानी! बदिक्कत तमाम उसके मुंह से निकला और फिर उसका जिस्म बैठता चला गया। मुंह से झाग निकलने लगा और आंखें बंद हो गई। इसे तो शायद मिर्गी का दौरा पड़ गया है। पानी पिलाते हैं इसे, ऐसा ना हो सकता है कि ये बहाना कर रहा हो। हमें मोहतात रहना होगा। उस दिली की बातें मत करो, हम मुसल्ला और वो नहत्ता, एक हाथ जख्मी है उसका। ठीक है, पिला दो पानी, मगर ख्याल रखना ये पुलिस वाले बड़े चालाक होते हैं। फिक्र ना करो यार, कुछ नहीं होगा। फिर जमशेद की समातों से कदमों की चाप टकराने लगी। उसने मंदी आंखों से देखा तो एक क्लाशनकोफ बरदार तहखाने के कोने की तरफ बढ़ रहा था, जहां पानी रखा था। उसने ग्लास में पानी लिया और पलट कर जमशेद की तरफ आने लगा। उसने बाएं हाथ में ग्लास और दाएं हाथ में क्लाशनकोफ पकड़ रखी थी। आने वाले लम्हात को सोचकर जमशेद के बदन में सनसनी की एक तेज लहर दौड़ गई। पानी लाने वाला उसके करीब पहुंचकर उकड़ू बैठ गया। जमशेद मंदी मंदी आंखों से उसके तासुरात नोट कर रहा था। जो ही उसने ग्लास वाला हाथ जमशेद के लबों की तरफ बढ़ाया, जमशेद ने बर्क रफ्तारी से क्लाशनकोफ पर झपट्टा मारा और चश्मे जदन में उससे क्लाशनकोफ छीन ली। झटका लगने से वो आदमी अपना तवाजुन बरकरार ना रख सका और मुंह के बल पुख्ता फर्श पर गिर पड़ा। क्लाशनकोफ हाथ में आते ही जमशेद ने बिजली की सी तेजी से हरकत करते हुए दूसरे क्लाशनकोफ वाले पर फायर कर दिया। गोली उसके सीने में लगी और वो चीखता वगैरह और तड़पने लगा। क्लाशनकोफ उसके हाथ से निकल गई थी। इसी अवस्था में पानी लाने वाले ने संभल कर अकब से जमशेद पे छलांग लगा दी।
इस अचानक उफ्ताद से जमशेद संभल ना सका और झटका लगने की वजह से क्लाशनकोफ उसके हाथों से निकलकर पुख्ता फर्श पर घसटती चली गई और तहखाने की निचली सीढ़ी से टकराती हुई रुक गई। हमलावर ने जमशेद को छोड़कर क्लाशनकोफ की तरफ छलांग लगाई। जमशेद ने भी बर्फरफ्तारी का मुजाहरा करते हुए उसके पीछे छलांग लगा दी। हमलावर सीधा क्लाशनकोफ के ऊपर जा गिरा, मगर इससे पहले कि वो क्लाशनकोफ उठाकर संभालता, जमशेद उसके ऊपर सवार हो चुका था। अकब से उसकी गर्दन पकड़कर जमशेद ने उसका सर पुख्ता सीढ़ी पे दे मारा। हमलावर के मुंह से करहा निकली और उसकी पेशानी की खाल पट गई। खून बह निकला। जमशेद के बाएं हाथ का अंगूठा जख्मी था। इस धींगा मुश्ती से एक बार फिर उसके अंगूठे से खून बह निकला, मगर उसने परवाह ना की। अशरफ किसी वक्त भी आ सकता था। हमलावर बहुत सख्तजान साबित हो रहा था। पेशानी पर जख्मी होने के बावजूद उसने एक झटके से गर्दन आजाद करा ली और जमशेद के पहलू में घूंसा मारना चाहा। जमशेद ने उसका वार कलाई पर रोका और उसके साथ ही उठकर उसके पहलू में जोरदार ठोकर मारी। वो शख्स कराहता हुआ लौट गया और जमशेद ने उसको ठोकरों पर रख लिया। वो शख्स फर्श पर लुढ़कता हुआ अपने साथी की क्लाशनकोफ तक पहुंच गया। जैसे ही उसके हाथों ने क्लाशनकोफ को छुआ, जमशेद ने उस पर छलांग लगा दी। वो शख्स सीने के बल फर्श पर पड़ा था, जबकि जमशेद उसके ऊपर था। उसके दोनों हाथ क्लाशनकोफ पर थे और दोनों एक दूसरे से क्लाशनकोफ छीनने के लिए जोर आजमाई कर रहे थे। उस शख्स की उंगली ट्रिगर पर थी और वो क्लाशनकोफ की नाल जमशेद के सर की तरफ लाने के लिए जोर लगा रहा था। इसी दौरान ट्रिगर दब गया। गोलियां तड़ा निकली और गोलियों की तड़तड़ाहट के साथ ही तहखाना एक इंसानी चीख से गूंज उठा। वो अशरफ था, जो बॉस से बात करने के बाद वापस तहखाने आ रहा था। वो भी दूसरी सीढ़ी पर ही था कि क्लाशनकोफ से निकलने वाली गोलियों ने उसका सीना छलनी कर दिया और वो चीखता हुआ सीढ़ियों पर से लुढ़कता नीचे आ रहा था। अशरफ की चीख सुनकर एक लम्हे के लिए जमशेद की तवज्जो बढ़ गई। उस शख्स ने सूरत हाल से भरपूर फायदा उठाया और पूरी ताकत से जमशेद को अपने ऊपर से धकेल दिया। वो उठकर क्लाशनकोफ सीधी करना ही चाहता था कि जमशेद ने लेटे ही लेटे लोट लगाकर उसके हाथ पर पाँव की ठोकर लगा दी। क्लाशनकोफ उसके हाथ से निकलकर दोबारा जमीन बोस हो गई, जबकि उस शख्स ने उठकर सीढ़ियों की तरफ दौड़ लगा दी। जमशेद भी सूरत से उठकर उसके पीछे लपका। उस आदमी ने आखिरी सीढ़ी पर पहुंचते ही दरवाजा बंद करने की कोशिश की, मगर जमशेद बर वक्त पहुंच गया था। उसने अपना जख्मी हाथ आगे कर दिया। उसका हाथ बंद होते दरवाजे में दब गया। वो शख्स पूरी कुव्वत से दरवाजे को अपनी तरफ खींच रहा था। जमशेद को यूं लगा जैसे उसका हाथ किसी मशीन में दब गया है। ताहम उसने सख्ती से अपने दांत भींच लिए और दूसरा हाथ दरवाजे में डालकर उसे अपनी तरफ खींचने लगा। वो शख्स बाहर की तरफ, जबकि जमशेद अंदर की तरफ जोर लगा रहा था। अचानक उसने दरवाजा छोड़ दिया और जमशेद अचानक झटका लगने की वजह से अपना तवाजुन बरकरार ना रख सका। वो पुश्त के बल सीढ़ियों पर गिरा और लुढ़कता हुआ अशरफ की लाश पे जा गिरा। वो शख्स दरवाजा खुला छोड़कर भाग निकला। जमशेद तेजी से उठा और दोबारा सीढ़ियां फलांगता हुआ दरवाजे से बाहर निकल गया। उजलत में उसको क्लाशनकोफ उठाना भी याद न रहा। सामने एक मुख्तसर सा बरामदा था। उसने इधर उधर देखा और फिर दूसरे दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। ऐसे ही वक्त में बाहर से किसी गाड़ी का इंजन स्टार्ट होने की आवाज आई और जमशेद ने पलटकर बंगले के सहन की तरफ देखा और वहां भागा। बंगले का मेन गेट खुला था और एक टैक्सी बड़ी तेजी से रिवर्स में गेट से बाहर निकल रही थी। वो गेट की तरफ दौड़ा। टैक्सी गेट से निकलकर सड़क पर पहुंच चुकी थी। उसके बाद वो बाएं तरफ मुड़ी और टायरों की चरचराहट से आवाज पैदा करते हुए फुल स्पीड से सड़क पर दौड़ने लगी। वो टैक्सी के पीछे दौड़ा, मगर टैक्सी देखते ही देखते एक मोड़ घूमकर निगाहों से ओझल हो गई। आसिफ के नजदीक पहुंचते ही जहादात तेजी से उस पर झुका। वो उखड़े उखड़े सांस ले रहा था। जहादात ने उसका बाजू पकड़कर हिलाया और फिर गुजारिशाना अंदाज में कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है। तुम सारी जिंदगी लोगों के जानो माल से खेलते रहे हो, मगर मरने से पहले एक नेकी का काम कर जाओ। शायद ये एक नेकी तुम्हारे काम आ जाए आखिरत में। प्लीज, अगर तुम जानते हो तो मुझे बता दो कि मूसा ने डॉक्टर शहनाज को कहाँ रखा हुआ है। पानी। उसने बदिक्कत तमाम कहा। कामरान प्लीज, अगर माइंड ना करो तो जल्दी से पानी ले आओ। ओके। कामरान दौड़ पड़ा, जबकि जहादात दोबारा आसिफ की तरफ मुतवज्जो था। मेरा साथी पानी ला रहा है, अब बता दो शहनाज को उन्होंने कहाँ रखा है। नी नीली को, को, कोठी। आसिफ ने इंतहाई नकाहत आमिज लहजे में कहा। इसके बाद उसकी गर्दन एक तरफ ढलक गई। कामरान पानी लाया, मगर अब इसकी जरूरत ना थी। उन्होंने संतरी को बुलाया और लाश उठवाकर एक चारपाई पर रख दी। संतरी को उन्होंने लाश के करीब रहने की ताकीद की। ऑफिस पहुंचकर कामरान ने सबसे पहले एम्बुलेंस मंगवाई और फिर जहादात से बोला, कुछ बताया उसने। नीली कोठी। मौत ने उसे यही दो अल्फाज अदा करने की मोहलत दी थी। नीली कोठी? ये कैसा नाम है? मैं तो फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। काश उसे मजीद बताने की मोहलत मिल जाती। ना जाने शहनाज किस हाल में होगी। फिक्र मत करो दोस्त, हम नीली कोठी ढूंढने की कोशिश करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो शहनाज हमें मिल जाएंगी। इस शहर में ना जाने कितनी नीली कोठियाँ होंगी कामरान साहब। हम कहाँ का तलाश करते फिरेंगे। और फिर यह भी तो ज़रूरी नहीं कि नीली कोठी वाकई किसी कोठी या बंगले का ही नाम हो। भाई ढूंढने वाले को तो खुदा भी मिल जाता है। ये तो नीली कोठी है,
और इसी ज़मीन पर, इसी शहर में कहीं वाक़ है। हाली नीली कोठी से कुछ भी वाज़ेह नहीं होने वाला। क्या खबर वो क्या बताना चाहता था? नीली कोठी किसी दूर दराज और गैर मारूफ जगह का नाम भी तो हो सकता है। कुछ भी हो, बहरहाल एक क्लू तो हमारे हाथ लगा। भले नीली कोठी किसी गैर मारूफ जगह का नाम क्यों ना हो, हम ढूंढ निकालेंगे। तकरीबन आधे घंटे बाद एम्बुलेंस वहां पहुंच गई। उन्होंने आसिफ की लाश एम्बुलेंस में रखवाकर अस्पताल रवाना कर दी। एक कांस्टेबल भी उन्होंने लाश के साथ भेज दिया था। फिर वो दोनों दोबारा ऑफिस में आ गए। अब उनका मौजूद गुफ्तगू एसपी जमशेद खान की जात थी। वो उसे रिहा करवाने के लिए आसिफ के बताए गए ठिकाने पर रेड करना चाहते थे। कामरान ने फोन पर एसएचओ असगर से भी बात कर ली थी। एसएचओ ने उन्हें फौरी तौर पर एक्शन लेने का हुक्म दिया था। आसिफ ने उन्हें दो अहम ठिकानों के नाम बताए थे, इसलिए उन्होंने छापा मारने के लिए दो पार्टियां तरतीब दी थी। एक पार्टी को एसआई कामरान ने, जबकि दूसरी पार्टी को जहादात ने लीड करना था। जहादात खड़े होते हुए बोला, मैं एसपी साहब के घर तक जाना चाहता हूँ। आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। इस दौरान तुम लोग तैयारी वगैरह कर लो। क्या इजाजत है? तुम फ्रीलांसर हो दोस्त, इजाजत लेने की क्या जरूरत है? बस जरा मोहतात रहना। ऐसा ना हो कि एसपी साहब की तरह तुम भी दहशत गर्दों के हत्थे चढ़ जाओ। ऐसा कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहो। ये कहकर जहादात दफ्तर से बाहर निकल आया। जमशेद टैक्सी के निगाहों से ओझल होते ही रुक गया। तनफ्फुस दुरुस्त करने के लिए वहीं एक दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। सुबह के आसार जाहिर होने लगे थे, मगर वो सड़क वीरान पड़ी थी। शायद वो कोई गैर मारूफ इलाका था। तारीकी अभी पूरी तरह चाक नहीं हुई थी, इसलिए जमशेद को इलाका पहचानने में दुश्वारी पेश आ रही थी। लड़ाई भिड़ाई में उसे खासी चोटें आई थी। नाक, होठों और हाथ से बहने वाले खून से उसकी वर्दी तर हो रही थी। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा। जब सुबह का उजाला अच्छी तरह फैल गया तो उसने बासानी वो इलाका पहचान लिया। वो उसके थाने की हुदूद में नहीं आता था। बंगले के तहखाने में दो दहशतगर्दों की लाशें पड़ी थी। कानूनी कार्रवाई पूरी करने के लिए उसे मुतल्लिका थाने तक इस वाक़े की इत्तला पहुंचाना जरूरी था। चनाचे वो वापस बंगले की तरफ चल पड़ा। अंदर दाखिल होने के बाद उसे एक कमरे में टेलीफोन मिल गया। उसने रिसीवर उठाकर मुतल्लिका थाने का नंबर डायल किया और अपनी शनाख्त कराने के बाद फौरन मौके पर पहुंचने के अहकाम सादिर किए। इसके बाद उसने अपने थाने और घर में भी फ़ोन करके अपनी खैरियत के मुतालिक बता दिया। इस काम से फारिग होने के बाद उसने कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी, मगर कोई काबिल जिक्र चीज़ न नजर आई। उस कमरे से निकला तो दूसरे कमरे में आया। ये कमरा किसी का बेडरूम था। बिस्तर के साथ लगी हुई साइड टेबल की दराजें वगैरह चेक करने के बाद उसने एक लौती अलमारी को खंगालना शुरू कर दिया। मगर वो लोग बहुत चालाक थे। उन्होंने अपना मामूली सा सुराग भी वहां नहीं छोड़ा था। इंतहाई कोशिश के बावजूद जमशेद के हाथ कोई करामत चीज ना लग सकी। थक हार कर वो दोबारा टेलीफोन वाले कमरे की तरफ चल पड़ा। अभी वो कमरे से बाहर ही था कि अचानक अंदर रखे फोन की घंटी बजी। उसने तेजी से आकर रिसीवर उठा लिया। अशरफ। एक भारी आवाज सुनाई दी और जमशेद के पूरे वजूद में सनसनी की एक तेज लहर दौड़ गई। इस आवाज को वो हजारों आवाजों में भी शनाख्त कर सकता था। बिलाशुबा वो इब्राहिम बंगश की आवाज थी। वो कह रहा था, एसपी को साथ लेकर फौरन नीली कोठी पहुंच जाओ। ये जगह पुलिस की निगाहों में आ चुकी है। इसके साथ ही राब्ता मुनक़ता हो गया। वो रिसीवर हाथ में लिए हक्का बक्का खड़ा था। उसकी समातों में नीली कोठी के अल्फाज गूंज रहे थे, मगर नीली कोठी का नाम उसके लिए कतई अजनबी था। जिंदगी में पहली बार अजीबो गरीब नाम सुन रहा था। हो सकता है नीली कोठी मुजरिमों ने कोड वर्ड्स में अपने किसी खुफिया ठिकाने का नाम रखा हो। उसने सोचा और तेजी से अपने थाने का नंबर डायल किया। फौरन जहादात को बुलाओ, जमशेद खान बोल रहा हूँ, जल्दी करो। वो तो सर थाने में नहीं है, मैं हेड मुहर्रिर। कामरान को बुलाओ, जल्दी करो। 1 मिनट सर, हेड मुहर्रिर ने कहा और फिर किसी कांस्टेबल को पुकारने लगा। 2 मिनट के बाद रिसीवर से एएसआई कामरान की आवाज उभरी। हुकुम सर। कामरान बात करूं, हम आपके मुतालिक बहुत परेशान। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तुम ये बताओ कि आसिफ का क्या बना? मैंने जायदाद को हुक्म दिया था कि उसे गोली मार दे। क्या जायदाद ने मेरे हुक्म पर अमल किया है या आसिफ अभी तक जिंदा है? सर, आसिफ की डेड बॉडी तो अब तक अस्पताल भी पहुंच चुकी होगी, लेकिन वो हमारे हाथ से नहीं मरा। तो फिर कैसे मरा है? उसके पूछने पर कामरान ने तमाम वाकयात सुना दिए। बहुत बुरा हुआ कामरान। काश आसिफ जिंदा होता तो आज हम नीली कोठी तक पहुंच सकते थे। वो यकीनन नीली कोठी के मुतालिक हमें बता सकता था। नीली कोठी का सुनकर कामरान चौंका। सर, आसिफ ने भी किसी नीली कोठी का नाम लिया था। ओके, यहाँ से फारिग होने के बाद मैं थाने पहुंच जाऊंगा, फिर बात करते हैं। ये कहकर उसने रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर के बाद मकामी थाने का अमला वहां पहुंच गया। जमशेद ने उन्हें सूरत हाल से आगाह किया और फिर वहां से रुखसत हो गया।